गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद और आशा इस बात से कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई जो अच्छे से चल रही है। चलिए, आज हम लोग पहले इंजन फ्यूल इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। इससे पिछली क्लास में हमने कूलिंग सिस्टम कर लिया था और उससे भी पिछली क्लास में हम लोगों ने लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में कर लिया था। तो आइए हेडिंग डालिए, इंजन फ्यूल। बहुत ही शॉर्टकट में इसको हम लोग निपटाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि फ्यूल होता क्या है। फ्यूल एक रासायनिक पदार्थ है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल इंजनों में उष्मा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्या कहा? फ्यूल जो है, ईंधन जो है, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिसके पास रासायनिक ऊर्जा होती है, जिसका उपयोग हम लोग उष्मा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। क्लियर? यानी इस चीज से स्पष्ट है कि फ्यूल के पास कौन सी एनर्जी होगी? केमिकल एनर्जी। फ्यूल कौन सा? चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे सीएनजी हो, ये सारे के सारे के पास क्या है? उसके पास जो है वो कौन सी एनर्जी? रासायनिक ऊर्जा है। ठीक है जी। चलो आइए अब देखते हैं। जो फ्यूल होता है वह ऑटोमोबाइल इंजन में फ्यूल का जो मुख्य सोर्स जो होता है, मेन सोर्स ऑफ ऑटोमोबाइल फ्यूल, वो होता है हमारा क्रूड ऑयल, जिसको हम लोग पेट्रोलियम के नवी नाम से, पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल। आए कहीं भी अगर पेट्रोलियम लिखा हुआ है तो उसका आप ये भी मतलब समझें कि क्रूड ऑयल की बात हो रही है। अगर क्रूड ऑयल लिखा हुआ है तो आप पेट्रोलियम समझ लीजिए। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना जरूरी है कि पेट्रोलियम और पेट्रोल दो अलग अलग चीजें। पेट्रोलियम से प्राप्ति होती है पेट्रोल की, ठीक है, और पेट्रोलियम से डीजल की प्राप्ति होती है। क्लियर है जी? तो पेट्रोल और पेट्रोलियम जो है वो अलग अलग। पेट्रोलियम कहने का मतलब हो गया एक जो हमारा वो केमिकल एनर्जी का जो है ओरिजिनल स्ट्रक्चर, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के ईंधन निकाल सकते हैं। पेट्रोल भी निकाल सकते हो और डीजल भी निकाल सकते हो। क्लियर है? चलिए, अब पेट्रोलियम जो है मुख्यतः जो होता है हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। पेट्रोलियम जो होता है वो क्या होता है हमारा? मुख्यतः हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। और हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन का मिक्सचर होता है। आगे की ओर देखिए, अब मिक्सचर क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी बहुत, ताकि आगे हम लोग बढ़ें। सबसे पहला मिक्सचर। मिक्सचर जब किसी भी दो एलिमेंट को एक निश्चित रेशियो में मिलाया जाए, व्हेन वी मिक्स अ टू एलिमेंट इन अ फिक्स रेशियो या फिर फिक्स प्रोपोर्शन। अगर हम किसी भी दो मिक्सचर को, कभी किसी भी दो कंपाउंड की, कभी भी दो किसी एलिमेंट को अगर हम एक निश्चित अनुपात में मिलाते तो वो बनता है हमारा कंपाउंड। और अगर वो अनुपात निश्चित नहीं होता है कि हमने जैसे तैसे मिक्स कर दिया है, तो वो होता है हमारा मिक्सचर। मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है फिजिकल मेथड के द्वारा, लेकिन कंपाउंड को फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है? तो हमने आपको मिक्सचर और कंपाउंड ही बता दिया। उसके बाद देखिए, पेट्रोलियम में कुछ मात्रा में सल्फर, पेट्रोलियम जो है इसका प्राप्ति हमें माइन से होती है, ओर से होती है। ठीक है? माइन से जब पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है, उसमें कुछ मात्रा में सल्फर पाया जाता है और कुछ मात्रा में अशुद्ध गैसें भी होती, इम्प्यूर गैसें भी होती है। अब इनको शुद्ध करके ईंधन प्राप्त किया जाता है। ठीक है? क्रूड ऑयल को अगर हम लोग क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर गर हाई प्रेशर पर गर्म करते हैं, तो उसको हम लोग थर्मल क्रैकिंग बोलते हैं। अगर क्रूड ऑयल को डायरेक्ट याद रखना है आप सभी लोगों ने, अगर क्रूड ऑयल ने, अगर क्रूड ऑयल को क्रूड ऑयल को क्या किया गया है, अगर हाई टेम्परेचर पर गर्म किया गया है,
ये चीज आपको निश्चित तौर से याद रखना है। कौन सा चीज? यही वाला, कि अगर उसको हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाएगा, ठीक है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग थर्मल क्रैकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? थर्मल क्रैकिंग, या फिर इसको हिंदी में क्रैकिंग के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। पेट्रोल इंजन को गैसोल इंजन भी कहा था। गैसोलीन जो होता है वो पेट्रोल से हल्का होता है, ये आपको याद रखना है। पेट्रोल को गैसोलीन भी कहा जाता है, और गैसोलीन जो होता है वो पेट्रोल से हल्का होता है। क्वेश्चन आता है कि गैसोलीन या फिर निम्न में से सबसे हल्का ईंधन कौन सा है? आपको पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और आपको गैसोलीन देगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर जो हो जाएगा वो गैसोलीन हो जाएगा। गैसोलीन सबसे हल्का इंजन होता है और इसका इस्तेमाल हवाई जहाज के ईंधन के तौर पे किया जाता है। ठीक है भाई, आगे देखिए। जो गैसोलीन का उत्पादन होता है वो कैसे किया जाता है? गैसोलीन जो है उसके बारे में कुछ चीज याद रखना है कि यह सबसे हल्का होता है। हमने अभी जस्ट बताया आपको, सबसे ज्यादा वोलाटाइल भी होता है, सबसे ज्यादा उड़नशील होता है। अब वोलाटिलिटी क्या होती है, उड़नशीलता क्या होती है, इस बात को आपको समझना है। वोलेटिलिटी किसी पदार्थ के बहने के गुण को हम लोग क्या कहते हैं? उड़नशीलता के नाम से आते हैं, कि कितना स्मूथली वो क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। तो जो जितना स्मूथ फ्लो करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वॉलेटाइल ज्यादा हो जाए। आगे देखिए, इसका उत्पादन जो होता है, जो गैसोलीन का उत्पादन होता है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड से होता है। किस मेथड से होता है? फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड से होता है। आइए हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड समझाते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, प्रभाजी आसवन विधि। ठीक है, प्रभाजी आसवन। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्या होता है इसको समझना। देखिए, एक हमारे पास कंटेनर है। इस कंटेनर में ये जो है ये जो हमारे पास कंटेनर है, इस कंटेनर में ये जो आप देख रहे हो ये क्या है हमारे पास? पेट्रोलियम है। अब हमने जस्ट अभी पिछली लाइन एक चीज लिखी है, इसको आपको समझना पड़ेगा, तब जाए क्लियर होगा कि ये पेट्रोलियम जो होता है, इस पेट्रोलियम में कुछ मात्रा में क्या है, सल्फर भी है, वाटर भी है, अशुद्धि भी है। यानी आप कह सकते हो ये पेट्रोलियम जो क्या है उसमें विभिन्न प्रकार की एलिमेंट्स जो है वो आपस में क्या है, मिक्स है। अब मान लो इसमें एक एलिमेंट है ए, एलिमेंट नहीं इसको हम कंपाउंड कहेंगे। एक कंपाउंड है ए और दूसरा कंपाउंड है इसमें बी। ठीक है, फिर एक कंपाउंड है ए, दूसरा कंपाउंड है बी, फिर हो जाए बी, फिर हो जाए ए, ऐसा करके क्या है ये मिक्स है, मान लेते हैं। क्लियर है जी? ए बी करके क्या है भाई, कंपाउंड है जो कि आपस में मिक्स है। अब ये जो मान लो कि पेट्रोल है, दूसरा क्या है, डीजल है। अब इसको क्या करना है, हमको सेपरेट करना है। ठीक है, हमको क्या करना है, सेपरेट करना है। होता क्या है कि आसवन और प्रभाजी आसवन में फर्क क्या होता है हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, आसवन इधर लिख लीजिए और इधर आप लिख लीजिए प्रभाजी आसवन। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अभी जस्ट के जस्ट क्लियर हो जाए। प्रभाजी आसवन और आसवन, ठीक है। देखो, ये भी कोई कंटेनर है जिसके अंदर कोई फ्लूइड डला हुआ है। ठीक है, यहाँ भी दो फ्लूइड डला हुआ है, यहाँ भी ए डला हुआ है, यहाँ भी बी डला हुआ है, यहाँ भी बी ए डला हुआ है, यहाँ भी बी डला हुआ है। अब इसको आपको ध्यान से समझना है कि हमने क्यों ए बी लिखा है। देखिए, प्रभाजी आसवन में क्या होता है कि ए का अगर जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है मान लो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, और बी का अगर बॉइलिंग पॉइंट जो हो वो मान लो 200 डिग्री सेंटीग्रेड। इस चीज को आपको समझना है। यहाँ पे हमने जो दो टेम्परेचर लिखा है आपको हम समझा देते हैं यहीं पर कि प्रभाजी आसवन और
आसवन विधि क्या होती है? आसवन विधि में अगर देखेंगे तो इनके बीच का जो मेल्टिंग पॉइंट का अंतर है, इनके बीच का जो घनत्व का अंतर होता है बहुत ही ज्यादा होता है। इनके बीच का डेंसिटी, इनके बीच का जो दोनों जो आपस में जो मिले हुए एलिमेंट्स है उनके बीच के मेल्टिंग पॉइंट पे बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अगर मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा हो, अगर मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस इज हाई, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस इज हायर, क्या होता है, ध्यान से सुनना है आपको, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट आपको बनेगा। केमिस्ट्री में भी ये चीजें आपको पढ़नी है, आपको यहीं से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम क्लियर कर देते हैं। क्या होता है कि हम मेल्टिंग पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा हाइयर है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं आसवन विधि के द्वारा, कि क्या करेंगे, हम क्या करना है कि हम यहाँ से नीचे से क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम लोग मान लो यहाँ पे हीट लगा दिया, हमने यहाँ से मान लो यहाँ से उसको उष्मा दे दी, और वो उष्मा क्या है कि इस दीवार पर जा रही है। ठीक है, जिस कंटेनर है पेट्रोलियम पड़ा है उसके अंदर हमने क्या कर दिया, यहाँ से उष्मा देना शुरू कर दिया। तो जब हमारा टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है आपको, जब हमारा 200 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, जब हमारा टेम्परेचर जो है 200 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ऊपर जाना शुरू होगा, हमारा ये जो हमारा सब्सटेंस है, सब्सटेंस बी है, वो क्या हो जाएगा, वाष्प बन के उड़ने लगेगा, फिर उसको हम अलग जाके कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मान लो इसको हम 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कर देते हैं। ठीक है, तो प्रॉपरली ये वाष्प बनेगा और उसको अलग से कलेक्ट कर लेंगे। अगर इसको हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं, तो हमको सब्सटेंस ए में कोई फर्क नहीं आता है कि जब तक 5000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं होगा अगला, तब तक इसका बॉइलिंग पॉइंट को हम रीच आउट नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या है कि इसको आसानी के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसको मेल्टिंग पॉइंट के पास ले जाकर इसका हम लोग निकाल सकते हैं। इस केस में क्या होता है कि ए का जो है ना, मान लो यहाँ पे ए बी है, ए का जो होगा, ए का होगा 20 डिग्री से, 20 डिग्री, मान लो 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। अब बी जो है ना, 20 का होगा 20.2 डिग्री सेंटीग्रेड, या हो सकता है मान लो सी है तो सी इसी में होगा तो 20.002 सेंटीग्रेड हो। ये है इसका तापमान, ये इसका टेम्परेचर डिफरेंस। अब एक चीज यहां से देखिए, फिर हम यहां से क्या करेंगे, हीट देंगे। तो अब देखो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसे ही जाएंगे तो हमको सब्सटेंस ए मिलेगा, 20.2 पर हमको सब्सटेंस बी मिलेगा, और 20.3 पर हमको सब्सटेंस जो है ये वाला मिल जाए। क्लियर है जी। इसमें देखिए कि हमको क्या है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या है, बिल्कुल फ्रैक्शनल है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, कम होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, कम होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये स्टेप बाय, ये डायरेक्ट मेथड होता है, ये स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई इसमें अगर आसवन भी दिए तो हमने उसको कंटिन्यूअस हीट देना शुरू किया, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा है तो मान लो ज्यादा हीट हो गया तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं होता, आसानी के साथ इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर 20 से अगर 21 डिग्री टेम्परेचर पर भी चला गया, 20.5 तक भी चला गया, ये तो सारा का सारा आपस में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, सारा का सारा क्या हो जाएगा, हमको मिक्स हो जाएगा। इसके लिए हम लोग टेम्परेचर का एक फ्रैक्शन सेट करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फ्रैक्शन सेट करते हैं, और उस टेम्परेचर स्केल के फ्रैक्शन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करना होगा कि पहले हमको एग्जैक्ट, सबसे पहले क्या करेंगे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे। ठीक है, फिर उसको क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, तब तक उसको हम गर्म करते रहेंगे उस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये एक चीज और भी ध्यान रखा जाता है कि अगर हम कंटिन्यूअसली 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर रहे होंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा ध्यान रखना होता है कि कभी भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम हो गया तो भी ये इसका मोल्टिंग पॉइंट को टच नहीं होगा, तो हम सब्सटेंस ए को नहीं निकाल पाएंगे। और अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा भी ज्यादा होता है तो थोड़ा सा ज्यादा सब्सटेंस भी निकलने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए एक टेम्परेचर का स्केल बनाया था, और यही डिफरेंस होता है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन में। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए,
गैसोलीन की कुछ गुणता होती है, गैसोलीन के कुछ कुछ गुण हैं जिनको आपको समझने और सोचने की जरूरत है। पहला गुण क्या है कि इसकी वोलेटिलिटी जो होनी चाहिए वो आसानी से होती है। देखिए, इस गुण के कारण इंजन के स्टार्ट होने में आसानी होती है। वोलेटिलिटी किसी भी ईंधन का वह गुण है जिसके कारण गाड़ी जो है आसानी के साथ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। प्योरिटीज, इसमें जो है अशुद्धि नहीं होना चाहिए। इसमें सल्फर की मात्रा जो है 0.1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 0.1% सल्फर की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो इंजन के विभिन्न भागों में जंग लगने की संभावना हो जाती है। और ये पॉइंट आपको आंख मूंद के याद रखना है कि सल्फर की मात्रा क्रूड ऑयल में 0.1% से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर 0.1% से क्रूड ऑयल की मात्रा, सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है तो इंजन के विभिन्न भागों में जंग लगना शुरू हो जाएगा। क्लियर है जी? अच्छा, गोंद की मात्रा, अगर क्रूड ऑयल में गोंद की मात्रा, गोंद जो कि गम है, उसकी मात्रा ज्यादा होगी तो वो गोंद का काम क्या होता है? आपस में चिपकाना। तो इंजन के जो पार्ट्स है आपस में क्या होंगे? सटने लगेंगे, चिपकने लगते हैं। ऑटोमोबाइल प्रॉपर्टी, एंटी नॉक प्रॉपर्टी की, गैसोलीन जो होता है वो ईंधन है तो ऑक्टेन नंबर उसका ज्यादा होना चाहिए। और अगर ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा तो उसमें नॉकिंग की समस्या नहीं होती है। अब कहिएगा कि नॉकिंग सर क्या होता है? नॉकिंग, देखिए, आपके दरवाजे को कोई क्या करता है? ठकठकाता है तो क्या बोलते हो कि भाई कोई नॉकिंग कर रहा है, कोई क्या कर रहा है? नॉकिंग कर रहा है। वैसे ही सिलेंडर का जो दीवार है उसके ऊपर कभी कभी होता क्या है, एक्सेस प्रेशर के कारण, अत्यधिक प्रेशर के कारण जो है पिस्टन, उससे आपको ऐसा लगेगा कि सिलेंडर की दीवार पर जो है एक कोई आदमी, कोई जो है उसके अंदर का सब्सटेंस वो खटखट की आवाज लगा रहा है। खटखट उसको क्या कर रहा है? लगा रहा है। वही होता है नॉकिंग। यानी जो सिलेंडर बॉल पर खट ठक ठक की आवाज सुनाई देना, किसके कारण? एक्सेस प्रेशर के कारण, वही हमारा नॉकिंग। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। अगर कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगा तो उसकी थर्मल इफिशियंसी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, उसमें ये मान जो है वो बढ़ जाएगा। भारत में 80-85 तक के ऑक्टेन संख्या का प्रयोग किया जाता है। ऑक्टेन नंबर पेट्रोल इंजन के लिए और सीटेन नंबर डीजल इंजन के लिए प्रयोग हो जाता है। ये भी आपको याद ही है। अब आइए, गैसोलीन के जो गुण हैं वो पेट्रोल के गुण के समान हो गए। अब डीजल फ्यूल के भी गुण देख लेते हैं। इसका ग्रेड का मान उच्च होना चाहिए। ग्रेड मतलब डीजल का क्लास। अगर क्लास ए का ऑयल है, क्लास बी का ऑयल है, क्लास सी का ऑयल, तो जितना क्लास ऊपर होगा उतना ही जो डीजल फ्यूल की क्वालिटी होगी वो क्या होगी? उच्च होगी। ठीक है, इसका पोर पॉइंट हाई होना चाहिए, फ्लैश पॉइंट लो होना चाहिए, सीटेन नंबर हाई होना चाहिए। ये आपको याद है। नॉकिंग हमने बता दिया है आपको, इसका मुख्य कारण सिलेंडर के अंदर दाब का अधिक हो जाना है। जब सिलेंडर के अंदर दाब अधिक हो जाता है तो क्या होता है? उसकी दीवारों पर एक खटखट की आवाज सुनाई देती है। थ्रस्ट फोर्स होता है वो, जिसको हम लोग नॉकिंग कहते हैं। नॉकिंग का मान ज्यादा होने से इंजन का भाग जो है टूट सकता है। बिल्कुल। अब देखिए, एक और टर्म आता है प्रीग्निशन और डिटोनेशन। प्रीग्निशन स्पार्किंग के पहले और डेटोनेशन जो होता है स्पार्किंग के बाद होता है। शॉर्ट नोट्स में आप इसको बना के लिख सकते हैं। नॉकिंग को कौन कौन सा प्रभावित करता है ये भी आपको याद रखना है। कंप्रेशन रेशियो जो है, अगर कंप्रेशन रेशियो ज्यादा है तो भी नॉकिंग होगा। मिश्रण ठंडा होने पर नॉकिंग नहीं होगा। जो हमारा एडिटिव्स मिलाने से नॉकिंग का मान जो है वो घट जाता है। प्रीग्निशन क्या होता है ये भी देख लीजिए। किसी ईंधन का स्पार्किंग से पहले ही जल जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? प्रीग्निशन कहा जाता है। रोकने का उपाय है कि कंप्रेशन रेशियो के मान को आप क्या कर दीजिए? उच्च कर दीजिए। ये कहानी होती है आपकी इंजन फ्यूल्स। ठीक है, इंजन फ्यूल की भैया यही कहानी। शॉर्ट वीडियो में हमने आपको समझाने का प्रयास किया था। एक्चुअली इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कल की गई थी, लेकिन कुछ कारण से, कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से वो वीडियो हम लोग अपलोड नहीं कर पाए। तो उस क्लास को करना भी जरूरी था। तो हमने आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू जो आपको बताया है, आप उतना पॉइंट अगर आप समझने जाएंगे तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। क्लियर है? आइए, आज का जो हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग इसी वीडियो में हम करेंगे इग्निशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब इग्निशन सिस्टम क्या है इसको आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है जी? चलिए, तो डाल लीजिए हेडिंग आप लोग।
चलिए भाई आइए, इग्निशन सिस्टम हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा असुविधा के लिए आप लोगों का खेद है भाई। आ जाइए, हेडिंग आप लोगों ने देख लिया है, इग्निशन सिस्टम। अब ये इग्निशन सिस्टम है क्या, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो लिख लीजिए कि कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में, नहीं यहीं पर हम लोग पहले लिखेंगे, उसके बाद हम फिर आएंगे कि कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंचने वाला होता है, टीडीसी पर पहुंचने वाला होता है, पहुंचने वाला होता है, जब पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंचने वाला होता है, उस समय फ्यूल यानी ईंधन को जलाने के लिए, फ्यूल को जलाने के लिए इग्निशन सिस्टम की आवश्यकता होती, इग्निशन सिस्टम की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। क्लियर? हमने क्या लिखा है इसको देख लीजिए। कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में जब पिस्टन हमारा टीडीसी के पास पहुंचने वाला होता है, उस समय ईंधन को जलाने के लिए इग्निशन सिस्टम की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर वो पेट्रोल इंजन होगा तो स्पार्क इग्निशन इंजन होगा, और अगर वो हमारा डीजल इंजन होगा तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन होगा। तो स्पार्क इग्निशन इंजन में स्पार्क इग्निशन सिस्टम आएगा, और डीजल इंजन में जो है हमारा वो कंप्रेशन इग्निशन सिस्टम आएगा। ठीक है, अच्छा। अब जो हमारा इग्निशन सिस्टम होता है वो दो प्रकार का होता है, इसकी बात आप लोगों को जाननी है। ठीक है, तो लिखिए इग्निशन सिस्टम, ये हमारा क्या भाई, इग्निशन सिस्टम है। इग्निशन सिस्टम, ठीक है ना, इग्निशन सिस्टम। अब ये इग्निशन सिस्टम क्या है, इसको भी आपको समझने की जरूरत है। इग्निशन सिस्टम जो है दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का क्या है भाई, इग्निशन सिस्टम। क्लियर है, दो प्रकार का इग्निशन। पहला जो हमारा है वो है बैटरी इग्निशन सिस्टम, बैटरी इग्निशन। ठीक है, और दूसरा जो हमारा है वो है मैग्नेटो इग्निशन। ठीक है, पहला अपना है बैटरी इग्निशन सिस्टम, दूसरा है हमारा मैग्नेटिक इग्निशन सिस्टम। ठीक है, अब मैग्नेटिक इग्निशन सिस्टम को हम लोग क्वाइल इग्निशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा। अब दोनों प्रकार की इग्निशन सिस्टम का प्रयोग जो होता है ऑटोमोबाइल गाड़ियों में होता है। तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, वो पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, बैटरी इग्निशन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला बैटरी इग्निशन सिस्टम खत्म करेंगे। जैसे ही हमारा बैटरी इग्निशन सिस्टम खत्म होगा, उसके बाद जो है हम लोग खत्म करने वाले हैं किसको, हम लोग खत्म करने वाले हैं मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम को। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लो सभी लोग कि बैटरी इग्निशन सिस्टम। बैटरी इग्निशन सिस्टम का बहुत ही प्यारा सा फिगर आपके सामने है, आप लोग पहले एक बार इसको देखने का प्रयास करिए, फिर हम लोग इसके आगे की कहानी को समझने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए देखो भाई यहाँ पर देख लीजिए पहले, बहुत ही अच्छा सा फिगर है, और यहाँ पर हम आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपको बताएंगे कैसे जो हमारा वो
स्पार्किंग होती है। देखिए बैटरी इग्निशन सिस्टम जो है अभी ये पेट्रोल इंजन के लिए बताया गया, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ की यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा हुआ है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर जो है स्पार्क प्लग जो है हमारा वो लगा हुआ है। ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो स्पार्क प्लग है, नाम भी लिखा हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लिख लीजिए, इसकी कहानी को लिखना शुरू करिए। चलो देखिए बैटरी इग्निशन सिस्टम में बैटरी इग्निशन, ठीक है। देखिए बैटरी इग्निशन के बारे में, इसमें एक बैटरी, अमीटर होता है, स्विच होता है, सारे पहले कंपोनेंट के नाम लिख लो। पूछा जाता है कि बताइए, दे देगा कि बताओ कि बैटरी इग्निशन सिस्टम का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, या फिर इनमें से कौन सा अवयव जो है बैटरी इग्निशन सिस्टम में नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो लिखिए कि इसमें एक बैटरी, अमीटर, स्विच, इग्निशन कॉइल, उसके अलावा लिखो कंडेंसर, कॉन्टैक्ट ब्रेकर और डिस्ट्रीब्यूटर लगा होता है। इसमें एक बैटरी होगा, उसके बाद एक अमीटर होगा, दूसरा इसमें कॉन्टैक्ट ब्रेकर होगा जिसको सीवी बोलते हैं, ठीक है। एक इसमें स्विच होगा, उसके बाद इसमें क्वाइल होगा, ठीक है। चलो, इसमें एक बैटरी, अमीटर, क्वाइल, स्विच, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर होगा। बैटरी, इसमें एक बैटरी, अमीटर, कॉन्टैक्ट ब्रेकर, स्विच, इग्निशन कॉइल या फिर क्वाइल और डिस्ट्रीब्यूटर लगा होता है। इतना कंपोनेंट जो है मेनली वहां पर लगा होता है। सारा का सारा कंपोनेंट हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे भी और समझाएंगे भी। देखिए इस फिगर में एक आपको बैटरी दिख रहा है ना, आप कहेंगे सर बिल्कुल दिख रहा है। उसके बाद देखिए इग्निशन कॉइल भी लगा हुआ है, यहीं पर प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखो एक कैपेसिटर लगा हुआ है, उसके बाद हमको कॉन्ट्रैक्ट ब्रेकर लगा हुआ है, उसके बाद हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है, उसके बाद ये स्पार्क प्लग लगा हुआ है। स्पार्क प्लग को अभी हम छोड़ देते हैं, उसके आगे की सारी चीज। तो हमारे पास क्या बचा है, इग्निशन कॉइल हमने लिख दिया, कंडेंसर नहीं लिखा था, कंडेंसर भी लगा होता है, ठीक है। कंडेंसर भी लगा होता है, कंडेंसर, कंडेंसर भी लगा होगा, ये भी आपको लिख लेना। क्लियर है। चलिए बैटरी इग्निशन सिस्टम में इतनी चीजें लगी हुई होती हैं, ठीक है। इसमें दो इग्निशन सर्किट होता है, इसमें होता है, इसमें क्या होता है, इसमें दो इग्निशन सर्किट होता है। लिख लीजिए प्राइमरी तथा सेकेंडरी, पॉइंट नंबर 1 हो गया। दूसरा पॉइंट कि इसमें दो इग्निशन सर्किट होता है, इसमें दो इग्निशन सर्किट होता है, सर्किट होता है, ठीक है। इसमें दो इग्निशन सर्किट होता है, पहला होता है प्राइमरी सर्किट और दूसरा होता है सेकेंडरी। इसमें दो इग्निशन सर्किट होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार के इसमें इग्निशन सर्किट होता है, ठीक है। चलिए, जो हमारा अमीटर है, अमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। तो जो हमारा अमीटर है प्राइमरी बाइंडिंग तथा कॉन्टेक्ट ब्रेकर पॉइंट के साथ ग्राउंड में मिल जाता है। इसको आप ऐसे देखिए,
यहाँ पर जो हमारा प्राइमरी बाइंडिंग कौन सा हो जाएगा, जो कि ग्राउंड के साथ मिलने वाला है, बैटरी हो गया। यहाँ पर हमारा अर्थिंग होगा। ये जो आप देख रहे हो इग्निशन कॉइल का ये जो पार्ट है, ये हमारा क्या बनाता है, प्राइमरी बाइंडिंग बनाएगा। क्या बनाएगा हमारा, ये प्राइमरी बाइंडिंग यहाँ पर हमको बना के देता है। लिख लीजिए कि अमीटर प्राइमरी बाइंडिंग के साथ ग्राउंड में मिल जाता है। ठीक है, जो ये सर्किट पूरा, तो आप ऐसे से देख लीजिए। देखो ये कॉइल हो गया, ये बैटरी से क्या हुआ, पावर आया, ये अमीटर उससे गया कॉइल में, कॉइल से होता हुआ देखो यहाँ पे चला, ये आया कैपेसिटर, और कैपेसिटर के साथ यहाँ पे जो लगा हुआ है हमारे कॉन्टेक्ट ब्रेकर लगा हुआ है, इसमें आकर क्या करता है, यहाँ से ये जो अर्थिंग देख रहे हो अर्थ में मिल जाता है। वही लिख लीजिए कि अमीटर प्राइमरी वाइंडिंग और कॉन्टेक्ट ब्रेकर के साथ अमीटर प्राइमरी बाइंडिंग तथा कॉन्टैक्ट ब्रेकर सीबी कॉन्टैक्ट ब्रेकर के साथ ग्राउंड में मिल जाता है। ग्राउंड यानी अर्थिंग में वो अर्थिंग का काम करता है। अब क्या हुआ कि बैटरी से जो हमको पावर था वो कहां तक चला गया है, कॉन्टैक्ट ब्रेकर तक चला गया है। ठीक है, अब जो कॉन्टैक्ट ब्रेकर होता है उसके पैरेलल में एक कंडेंसर लगा होता है, वो पहले लिख लीजिए फिर हम आपको दिखाते हैं। कॉन्टैक्ट इसमें कॉन्टैक्ट ब्रेकर सीबी के समांतर समांतर कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर लगा होता है। अब देखिए पैरेलल और समांतर की बात हुई है, पैरेलल यानी समांतर और श्रेणी मतलब सीरीज की बात हुई। तो पैरेलल और सीरीज आपको यहाँ पर फर्क पता होना चाहिए कि पैरेलल क्या होता है और सीरीज क्या होता है, तब जाके आप इसको आसानी के साथ समझ पाएंगे। फिगर देख के भी कई बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता। देखिए यहाँ पर हम एक बना देते हैं आपके लिए। देखो एक तरफ लिख लो समांतर सर्किट बनाना है हमको, यानी पैरेलल का सर्किट क्या बनेगा और श्रेणी का सर्किट क्या बनेगा ये भी देख लीजिए। मान लीजिए कि हमारे पास एक वायर है, ठीक है, इसमें कोई रेसिस्टेंस लगा हुआ है। इसको आप ऐसे समझिए, इसका जो इनिशियल पॉइंट है, देखो भाई यहां पर देखो, इसका इनिशियल पॉइंट आप इस रेसिस्टेंस का अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला है इनिशियल पॉइंट, और इसका फाइनल पॉइंट ये है। इसको लिख लो आई, इसको लिख लो एफ। ठीक है, इसको लिख लो आई और इसको लिख लीजिए एफ। ठीक है, देखिए जो दोनों इनिशियल पॉइंट है वो कहा एक पॉइंट पर जाके मिलता है। तो जब दो रेसिस्टेंस का, जब दो सर्किट का इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट पर आके मिल जाता हो, फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट पे आके मिल जाता हो, तो वो बनाता है हमारा पैरेलल सर्किट बनाता है। अब सीरीज में क्या होता है, इसमें जो होता है आपने देखा कि सारा, मान लीजिए यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस होता है, 4 रेसिस्टेंस होता है, 5 रेसिस्टेंस होता है, सबका जो इनिशियल पॉइंट होता है एक जगह मिला होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये देखिए, देखो भाई ये इनिशियल है यहाँ पर और ये फाइनल है, और यहाँ पे ये इनिशियल है और ये क्या है, फाइनल है। अब देखिए तो यहाँ पे जो मिक्स हो रहा है फाइनल के साथ क्या मिक्स हो रहा है, फाइनल के साथ इनिशियल मिक्स हो रहा है। ठीक है, तो अगर
अंतिम बिंदु और शुरुआती बिंदु के बीच जब कनेक्शन बनता है तो वो बनाता है कौन, पैरेलल, सॉरी सीरीज। और अगर शुरुआती के साथ कनेक्ट हो, फाइनल के साथ कनेक्ट हो, तो वो जो बनाता है हमारा, वो बनाता है, क्या बनाता है, पैरेलल बनाता है। तो यहां पर हमने क्या लिखा है, जो कॉन्टैक्ट ब्रेकर होता है पैरेलल में किसके होता है, कंडेंसर को है। आओ इसको चेक करते हैं क्या ये बात हमारा सही है। देखिए भैया, ये हमारे पास क्या है, कॉन्टैक्ट ब्रेकर है, और इसी कॉन्टैक्ट ब्रेकर के पैरेलल में यहां देखो क्या लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है। तो ये दोनों क्या है, दो आपस में पैरेलल सर्किट बनाते हैं। ठीक है, आपको ये भी चीज पता होना चाहिए कि जो हमारा पैरेलल होता है उसमें रेसिस्टेंस का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, और सीरीज में जो होता है रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होता है उसका मान हमारा लोएस्ट होता है। यही कारण है अमीटर का जो आदर्श प्रतिरोध होता है कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि वो किस में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। और श्रेणी क्रम में सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसका मान क्या होता है, लोएस्ट होता है। तो अगर कोई आइडियल अमीटर है तो उसका जो मान होगा क्या होगा, उसका जो रेसिस्टेंस होगा वो 0 होगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक है, तो वोल्ट मीटर लगा होता है पैरेलल में और अमीटर लगा होता है सीरीज में। तो जो वोल्ट मीटर है उसका जो आइडियल रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। कहने क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा पैरेलल सर्किट है वो हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा वो मैक्सिमम देगा, अधिकतम देता है। तो जब अधिकतम है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका इनफाइनाइट रखेंगे, और जिसका न्यूनतम है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। क्लियर है, अब समझ गए पैरेलल सीरीज। आगे देखो, अब जो कॉन्टैक्ट ब्रेकर होता है कंडेंसर के साथ क्या लगा हुआ था, पैरेलल में लगा हुआ था। अब कंडेंसर का जो एक सिरा है कॉन्टैक्ट ब्रेकर आर्म से दूसरे ग्राउंड से जुड़ा हुआ रहता है। एक अर्थिंग हमने देख लिया था कि प्राइमरी बाइंडिंग से होकर निकल गया था अर्थ में। अब दूसरा सिरा जो कॉन्टैक्ट ब्रेकर का है वो किससे जुड़ा होता है, कंडेंसर का एक सिरा कॉन्टैक्ट ब्रेकर आर्म से जुड़ा हुआ होता है। लिख लीजिए इसको, कंडेंसर का एक सिरा सीबी के साथ ग्राउंड होता है। ठीक, नेक्स्ट लिख लीजिए। अब प्राइमरी सर्किट जो हो गया इसका कंप्लीट हो गया। अब क्या है कि प्राइमरी सर्किट से जो हमारा करंट है वो कहां जाएगा, सेकेंडरी सर्किट में जाएगा। तो लिख लीजिए कि सेकेंडरी सर्किट जो होता है वो कहां से शुरू होता है, ग्राउंड से शुरू होता है। क्योंकि हमने देखा कि कंडेंसर का जो लास्ट सिरा था वो किससे जुड़ा हुआ था, ग्राउंड से जुड़ा हुआ था। तो अब जो हमारा करंट है वहां तक चला गया है, अब वहां से हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, सेकेंडरी सर्किट स्टार्ट हो जाएगा। तो लिख लीजिए कि सेकेंडरी सर्किट ग्राउंड से शुरू होता है तथा सेकेंडरी बाइंडिंग उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर स्पार्क प्लग से होता हुआ निकलता है। सेकेंडरी सर्किट सेकेंडरी सर्किट ग्राउंड से शुरू होता है, ग्राउंड से शुरू होकर क्या बचा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर स्पार्क प्लग तक जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो करंट था सेकेंडरी सर्किट में आया, तो सेकेंडरी सर्किट में यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल भी लगा होगा, प्राइमरी सर्किट में प्राइमरी कॉइल लगा हुआ है। ठीक है, अब वो ग्राउंड से शुरू हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर में आया, डिस्ट्रीब्यूटर का कार्य होता है चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना, और वो कहां चला जाएगा, स्पार्क प्लग तक जाएगा। जैसे ही ये करंट स्पार्क प्लग में जाएगा क्या हो जाएगी, स्पार्किंग जो है हमारी वो स्टार्ट हो जाएगी। देख लीजिए यहां से
ये हमारा प्राइमरी सर्किट था, प्राइमरी वाइंडिंग है, ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग से होता हुआ कहाँ गया, सेकेंडरी वाइंडिंग से होता हुआ डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से देखो जितना भी स्पार्क प्लग लगा हुआ है उतना हमारा क्या गया, सब में करंट भेजा गया, किसकी सहायता से, डिस्ट्रीब्यूटर की सहायता से। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर की सहायता से चार्ज भेजा जाता है, स्पार्क प्लग के अंदर स्पार्किंग होती है, और ये स्पार्किंग जो होगी सब के सब एक समय में एक साथ क्या करेंगे, सारे के सारे स्पार्क प्लग जो है वो स्पार्किंग करेंगे। नीचे में यहाँ पर क्या है, फ्यूल है, जब उस पर चिंगारी पड़ेगी तो क्या होगा, आग निकलेगा, और वही आग जो है हमारा वो ईंधन को जलाने का। क्लियर है। तो यही कंप्लीट सर्किट बनता है इग्निशन सिस्टम। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, बैटरी है, बैटरी से चार्ज गया अमीटर में, अमीटर से हमारा कहाँ गया है, वो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग में, तो मिटाते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग में गया, प्राइमरी वाइंडिंग से होता हुआ ये कहाँ चला गया है, ये हमारे कॉन्टेक्ट ब्रेकर और जो कि कैपेसिटर के पैरेलल में लगा हुआ है वहां तक जाता है, और ये अर्थिंग तक निकल जाता है। फिर यहां से सर्किट क्लोज हो गया। अब इस चूंकि करंट का फ्लो हमेशा क्लोज सर्किट में होता है, याद रखिए, ओपन सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होता है। तो इसके लिए हमने क्लोज सर्किट बनाने के लिए इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो हमारा क्या है, ग्राउंड है। फिर यहाँ ग्राउंड से हमारा क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, ग्राउंड से हमारा ये सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार्ट हो जाता है। सेकेंडरी वाइंडिंग में सेकेंडरी कॉइल से पहले करंट कहाँ जाएगा, देखिए कुछ इस प्रकार का इसका डायरेक्शन है कि डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटर से जो है, डिस्ट्रीब्यूटर का फंक्शन है चार्ज को सभी स्पार्क प्लग में, चाहे जितना भी स्पार्किंग पॉइंट है सब में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना, और सेम टाइमिंग के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना। कि मान लीजिए इसमें यहां से आने पर 5 सेकंड लग गया, यहां से आने पर 10 सेकंड लग गया, तो जिसके पास पहले चार्ज आएगा स्पार्किंग पहले कर देगा। अगर एक साथ स्पार्किंग नहीं होती है तो वहां पे फ्यूल की जो बर्निंग कैपेसिटी होती है वो खराब हो जाती है, जिसके चक्कर में इंजन में इफिशियंसी जो होता है वो कम जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा प्राइमरी, सॉरी, बैटरी इग्निशन सिस्टम है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। क्लियर है। इससे ज्यादा बैटरी इग्निशन सिस्टम में नहीं पूछा है। आइए अब इस कहानी को हम लोग किसमें देखेंगे, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में। इसके बाद इस दोनों का आपको डिफरेंस भी जानना पड़ेगा, इस दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। अब जैसे हमने देखा कि बैटरी इग्निशन सिस्टम में चार्ज के लिए हमारा मेन जो कंपोनेंट था वो क्या था, बैटरी था। वैसे ही मैग्नेटिक मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम है, इसमें चार्ज उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से विद्युत धारा उत्पन्न करते हुए आगे का जो प्रोसेस है वो सेम ही होता है। तो बेसिक जो डिफरेंस होता है कि इसमें एक मैग्नेट की असेंबली लगी होती है, वो देखिए कहाँ लगा हुआ है। सबसे पहले देखो इसमें भी प्राइमरी वाइंडिंग है, कॉन्टैक्ट ब्रेकर है, कंडेंसर लगा हुआ है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग ये वाला, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग ये वाला पार्ट है, और ये जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग पार्ट है। इस दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, एक हम लगाते हैं, एक हम क्या लगाते हैं, मोटर लगाते हैं। और ये क्या करता है हमको, जब वो रोटेट करता है नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ रोटेट करेगा, तो इसके बीच में जो आर्मेचर लगा हुआ है जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और उसी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं। वो कहाँ चला गया, सेकेंडरी बाइंडिंग से होता हुआ फिर से गया कहां पर, डिस्ट्रीब्यूटर में। डिस्ट्रीब्यूटर के बाद देखिए फिर से वही काम जो है हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिक जो डिफरेंस है यहीं पर, जो स्टार्टिंग में कि पावर कहां से लाया जाए, यही मेन डिफरेंस होता है बैटरी इग्निशन सिस्टम और मैग्नेटिक इग्निशन सिस्टम में। सबसे पहला मैग्नेटिक इग्निशन सिस्टम में आपको ये लिखना है इसमें मैग्नेट असेंबली, चुंबक की असेंबली बनी होती है। अब इसका कार्य क्या होता है ये भी आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले लिखते जाइए, इसमें मैग्नेट असेंबली, मैग्नेट असेंबली बनी होती है।
कंपोनेंट जो है सिर्फ एक ही बदलता है, बैटरी नहीं होता है, बाकी कंडेंसर हो गया, अमीटर हो गया, कॉन्टैक्ट ब्रेकर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, ये सारी चीजें तो होती है। लेकिन इसमें एडिशनल क्या होता है, तो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अगर आप इसमें देखोगे तो एक इसमें क्या लगा हुआ है, एक इसमें तो आर्मेचर लगा हुआ होता है, ठीक है, और उसके बाद रोटर लगा हुआ होता है, और एक दो ही चीज का मेन डिफरेंस होता है कि आर्मेचर और रोटर जो है इसमें अतिरिक्त जुड़ जाता है। तो पॉइंट नंबर 2 ये हो जाएगा, इसमें बैटरी इग्निशन सिस्टम के अलावे रोटर और क्या लगा हुआ है, आर्मेचर लगा हुआ था। इसमें अलग से लिख लो, अलग से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए रोटर तथा आर्मेचर आर्मेचर लगा होता है। रोटर को जब क्या करेंगे हम हाई स्पीड पर घुमाते हैं, जो उसमें क्वाइल होता है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का काम करता है। जब मैग्नेट घूमता है तो प्राइमरी वाइंडिंग में करंट उत्पन्न होता है, किसके कारण, रोटर रोटर घुमाने का कार्य करता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि जब मैग्नेट घूमता है तो क्या उत्पन्न होता है, प्राइमरी वाइंडिंग की सहायता से, प्राइमरी वाइंडिंग की सहायता से प्राइमरी वाइंडिंग की सहायता से करंट उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। क्लियर है, तीन पॉइंट आप लोगों ने लिख लिया। अब प्राइमरी बाइंडिंग से करंट होता हुआ सेकेंडरी बाइंडिंग में जाता है, और ये जो हाई वोल्टेज करंट है सेकेंडरी बाइंडिंग में, हाई वोल्टेज करंट की मात्रा जो डिस्ट्रीब्यूटर से स्पार्क प्लग में भेजी जाती है, लिख लीजिए। प्राइमरी बाइंडिंग से होता हुआ यह करंट, पॉइंट नंबर 4, प्राइमरी बाइंडिंग से होता हुआ यह करंट प्राइमरी बाइंडिंग से होता हुआ यह करंट सेकेंडरी बाइंडिंग में सेकेंडरी बाइंडिंग बाइंडिंग से होता हुआ डिस्ट्रीब्यूटर तक जाता है। कहाँ चला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर तक चला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर तक जाता है। जब करंट डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंच जाता है, जब करंट डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचता है, तब
डिस्ट्रीब्यूटर की सहायता से डिस्ट्रीब्यूटर की सहायता से समान मात्रा में स्पार्क प्लग पर भेजी जाती है, स्पार्क प्लग पर भेजी जाती। ठीक है। अब करंट जो है हमारा कहाँ चला गया है, स्पार्क प्लग तक चला गया है। करंट के कारण क्या होगा, फिर से स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग के बाद जो हमारा वो ईंधन जलने लगता है। क्लियर। तो ये हो गया बैटरी इग्निशन सिस्टम की कहानी। ठीक है। मैग्नेट में परमानेंट चुंबक जो है वो क्या है, हमारा परमानेंट चुंबक नहीं है। उसमें लगातार परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारा क्या लगा होता है, आर्मेचर लगा हुआ है, जो कि रोटर की सहायता से हमेशा रोटेट करता रहता है। ठीक है। जिसके कारण कंटिन्यूअसली जो है हमारा वो मैग्नेटिक फील्ड बनता रहेगा, उससे हमारे विद्युत धारा जो है वो उत्पन्न होती। ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से जो हमारा मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम है वो भी खत्म हो गया। अब इससे आगे की क्लास में हम लोग जो है वो कम से कम 2 क्लास अभी इसका और चलेगा, तब जाके ये चैप्टर हमारा खत्म होगा। डिस्ट्रीब्यूटर इग्निशन सिस्टम को थोड़ा सा देखेंगे, फिर इसके जो बहुत सारे कंपोनेंट हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, फिर आप लोगों से मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू। जय हिंद।